ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, ये सब का शौक शुरुआत से ही रहा, जैसा कि मैंने चर्चा भी किया था। आपको अगर लाइफ में एडवेंचर चाहिए ना, तो आप कहीं भी कोई प्लान किए मत जाओ। अगर घूमेंगे नहीं तो 10 साल बाद किस्सा सुनाने के लिए क्या बचेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बॉर्डर पार करके चाइना जा रहे हैं। अंकित सांडिल्या, आज अंकित सांडिल्या इसलिए है क्योंकि अंकित सांडिल्या ने अपनी हॉबी को जिंदा रखा है। ऐसा नहीं है कि घूमने में बहुत सारा खर्च हो जाता है, बहुत सारा रुपया लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम 5 लोग ही पहुंच पाए हैं। देख सकते हैं कैसा ट्रैकिंग का ये रास्ता है। जय महादेव, वो रहा कैलाश। अल्टीमेट व्यू है भाई, अल्टीमेट। ये क्या रास्ता है? और मतलब लिटरली इतना मजा आ रहा है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। और आज मैं आपको एक ऐसे ही बेगूसराय के बंदे से मिलाने जा रहा हूं। जी हम बात कर रहे हैं, आप देखते होंगे ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ब्लॉगर भी हैं, बैंक में भी एक बैंकर के रूप में इनका काम है, एक सफल युवा हैं और ट्रेवल इन्फ्लुएंसर के रूप में नई नई चीज़ों को लोग को दिखाते हैं, बताते हैं और नई तस्वीर, उनकी खूबसूरती और नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। जी हम बात कर रहे हैं अंकित सांडिल्या जी का। एक पत्रकार के रूप में भी इन्होंने काम किया था और आज भी सामाजिक सरोकार से काफ़ी जुड़े रहे हैं और जब भी किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है तो ये आगे रहते हैं रक्तवीर के रूप में। तो आइए हम आपको इनसे मिलाते हैं और इनके कुछ अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बेगूसराय का एक युवा जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को, खास करके जो युवा पीढ़ी है, उनको इससे मोटिवेशन हो, वो जागरूक हो। अंकित जी आज पहली बार हमारे स्टूडियो आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे तो सोशल मीडिया पर काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि नई नई चीज़ों को आप हम लोग को दिखाते हैं, जानकारी देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। जहां हम पहुंच नहीं पाते हैं उस दुर्गम चीज़ों को आप हम तक पहुंचा देते हैं, तो इसके लिए थैंक्स। और हमारे स्टूडियो आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गौरव जी। और स्पेशली थैंक यू मैं रोशन सर को कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो ये नया मुहिम चालू किया है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब मैं बेशक पत्रकार के रूप में बेगूसराय में काम कर रहा था और तब भी कई बार रोशन सर से बात करने का मौका मिला था, लेकिन कभी आना नहीं हुआ था। आज एक बैंकर, एक ट्रैवलर, एक समाज सेवी, एक एक्टिविस्ट, कुछ भी कह सकते हैं, उस रूप में स्टूडियो में आने का मौका मिला। सो वेरी वेरी थैंक यू टू रोशन सर। थैंक यू अंकित जी। हम चाहेंगे, ऐसे तो हमारी जो पीढ़ी है वो आपको जानती है, युवा बेगूसराय का हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो यहाँ से आपको देख पा रहे हैं, आप पहले उनसे अपने बारे में बताएं, अपने लाइफ जर्नी साझा करें। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा नाम अंकित सांडिल्या है और सोशल मीडिया पे जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरे बारे में जानते हैं, और जो नहीं जान रहे हैं खैर वो भी जान जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे एक होता है ना कि कहीं से एक शुरुआत करना। तो मैंने एक शुरुआत करी है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा करता जाऊँ। दूसरी बात, मेरा घर डुमरी हुआ, डुमरी रतनपुर के बगल में पड़ता है, डुमरी वार्ड नंबर 7। और मेरी पढ़ाई शुरुआत में प्राइवेट स्कूल से हुई थी, लेकिन मैंने 9th 10th जो है कॉलेजिएट से किया था, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, और वहाँ पे मैंने एनसीसी की शुरुआत की थी। तो एनसीसी का एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ में, और उस समय एनसीसी में 2 साल पूरा नहीं कर पाया था हाई स्कूल में, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक छूट गया था। तो हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैंने जीडी कॉलेज में एडमिशन लिया 12 में, और साथ ही मैंने एनसीसी भी फिर से स्टार्ट किया जीडी कॉलेज में। तो एनसीसी का एक अहम भूमिका कह सकते हैं मेरी लाइफ में। वहाँ से एक ट्रिगर हुआ कि नहीं कुछ करना है। तो एनसीसी में बहुत सारे जनरल कैंप भी मैंने किया और नेशनल लेवल के कैंप भी मैंने किया। नेशनल लेवल का एक कैंप था एनआईसी, इंटीग्रेशन कैंप गुजरात में। वहाँ पे सबसे पहले ना मुझे ट्रैकिंग करने का मौका मिला था। गिरनार पर्वत जो है करीबन 15,000 स्टेप जो है चल के ऊपर जाना था, और ये स्टेप ऐसा वैसा नहीं था, पहाड़ वाला था। तो उस समय कहीं ना कहीं मेरे अंदर ट्रिगर हुआ कि नहीं ट्रैकिंग करना चाहिए।
एक 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 जुनून आ गया घूमने का, ट्रैकिंग करने का। उस दौरान मैंने दूसरे कैंपों में बहुत जगह मैं घूमा, बिहार में बहुत जगह मैं घूमा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पढ़ाई मेरी चल रही थी वो फिर स्वतः जो है अपने लाइन पे आ गई, और मैं 2019 में एमकॉम कंप्लीट किया जीडी कॉलेज से। उसके बाद एमकॉम कंप्लीट करने के बाद 2020 में कहीं ना कहीं एक साहित्य से जो है ना लगाव था शुरुआत से ही। तो ये नहीं कहेंगे कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ या फिर मैं एक अच्छा कवि हूँ, लेकिन खुद को सुकून देने के लिए कहीं खुद अकेले में बैठे हो तो कुछ कुछ लिख लेता हूँ, तो इससे लगाव भी था। तो इस दौरान 2020 में जब कोविड का समय आया तो एक मतलब समाज के लिए कुछ करने का एक अलग सा जुनून आ गया अपने अंदर, और मेरे से जितना हो सका, मेरी टीम से जितना हो सका, जो मेरे सहयोगी मित्र रहे हैं मेरे गांव के और गांव के बाहर के भी, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उस समय मेरे साथ थे, जिस समय मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा था। उसके बाद वो करने के बाद एक लिखने का जुनून था, एक बोलने का जुनून था। तो बीएनपी न्यूज़ में पत्रकारिता करने का मौका मिला, अवसर मिला मुझे। उस समय मैंने लोगों का इंटरव्यू लिया था। आज देखिए, आज 3 साल बाद मैं खुद आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद अंकित जी। आपने कहा कि एक समय था आप दूसरों का इंटरव्यू लेते थे और आज आप खुद का इंटरव्यू दे रहे हैं। जी, जी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने एनसीसी की, एनसीसी जनरली डिफेंस में जाने के लिए लोग करते हैं, ऐसे अनुशासन के लिए भी लोग एनसीसी करते हैं, राष्ट्रवाद की भावना या देशभक्ति की भावना के कारण भी, जुनून के कारण भी लोग एनसीसी करते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो उनको डिफेंस में करियर बनाना होता है, इसलिए ज़्यादातर युवा इसलिए एनसीसी ज्वाइन करते हैं। तो फिर आपने एमकॉम लिया, बाद में बैंक में आ गए, पत्रकारिता भी की, तो ये ऐसा इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। आपको पता था कि कहीं तो अटपटा सा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं लोग भी इस सवाल को मेरे से पूछते हैं बार बार। कई लोग जो मुझे जानते हैं कि तुम क्या क्या करेगा, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि मैं जरूरी नहीं कि हर चीज़ प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशन ही मेरा बन जाए और हर चीज़ को मैं परफेक्ट ही करूँ, लेकिन एक कोशिश तो कर सकता हूँ। बस इसीलिए हर चीज़ को मैं करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा बहुत कर भी लेता हूँ। भगवान महादेव की कृपा है। बाकी डिफेंस में मैं नहीं गया, ऐसा नहीं है। डिफेंस में मैंने ट्राई किया। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको वो चीज़ हो ही जाए। चलो कोई नहीं, ट्राई किए थे। हाँ, ट्राई मैंने किया। और एक बार मैं जस्ट जो है लास्ट स्टेज में मैं छटा गया था। उस चीज़ की थोड़ा सा वो है मेरे अंदर कसक जो रह जाती है। मतलब एनसीसी इसलिए कर रहे थे कि डिफेंस में जाना था? डिफेंस में जाना था, लेकिन एनसीसी इसलिए नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि एनसीसी किया है तो डिफेंस में ही जाएगा। जैसा कि आपने अनुशासन की बात किया ना, एनसीसी ने मुझे बहुत कुछ दिया। लाइफ में बहुत चीजें सीखने को मिलती है। आप नई नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल, कॉलेज लाइफ में मैंने भी एनसीसी किया, एनएसएस किया, काफी अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा है। हाँ, बहुत आप इन्फ्लुएंस होते हैं चीज़ों से, लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। बस वही एक समझ लीजिए एक टर्निंग पॉइंट था एनसीसी का। चलिए कोई बात नहीं है, आपको जो चीज चाहिए थी आप लगातार अच्छा कर रहे हैं। फिर आपने एक पत्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई, तो पत्रकारिता में अपने अनुभव को कैसे देखते हैं आप? पत्रकारिता में अनुभव को बीएनपी न्यूज़ का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, है ना। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे मतलब ये मौका दिया अपनी बातों को रखने का, इसलिए क्योंकि मैं ना मतलब लिखता था, समाज के लिए कुछ ना कुछ मैं करते रहता था। लेकिन एक होता है ना कि एक प्लेटफॉर्म देना, वो एक प्लेटफॉर्म मुझे बीएनपी न्यूज़ से मिला। मैं अपनी बातों को लोगों तक रखा। मैंने आर्टिकल लिखने के माध्यम से और जो बेगूसराय की समस्याएं हैं उसको दिखाने के माध्यम से, है ना। बहुत लोग उस समय मतलब मेरे से दुखी भी रहते थे कि इतना तुम काहे ये सब चीज़ कर रहा है ना। लेकिन एक था जुनून कि चलो किसी के आगे पीछे करने से अच्छा है कि समस्याओं पर जोर दिया जाए और समस्याओं को दिखाया जाए। तो उस पर मैंने काम किया और बेशक बीएनपी न्यूज़ का अहम भूमिका है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने मुझे मौका दिया और साहित्य के क्षेत्र में उस समय ही मुझे पत्रकारिता करने के दौरान नए नए लोगों से मैं मिला, जब और भी ज़्यादा लगाव हो गया साहित्य के क्षेत्र में भी। कितने समय लगभग आपने ये पत्रकारिता की? अपनी पत्रकारिता 1.5 साल कह सकते हैं। मैंने 1.5 साल पत्रकारिता किया। लेकिन अगर लिखने की बात करूं तो मैं उससे पहले समाज के लिए और खुद के भी सुकून के लिए, है ना, कुछ भी मन में आता था मैं लिखता था, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो। आप एक पत्रकार के रूप में आपने काम किया, पत्रकारों पर सवाल उठता है, पत्रकारिता पर सवाल उठता है,
चूंकि आज के संदर्भ में कहाँ देखते हैं इसको? जी पत्रकार को नॉलेज होना सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को बिना रिसर्च किए हुए आप डायरेक्ट कहीं माइक लेके नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ना एक वो इंसान अपने आप में ना पत्रकार वाला गुण ना खुद में वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, है ना। अभी तो हर दिन नए पोर्टल नए चैनल और जब से ये पोर्टल न्यूज आया है या पोर्टल वेब आया तब से ये ना एक अच्छा भी है। पोर्टल न्यूज आया ना तो एक प्लेटफॉर्म भी उन युवाओं को देता है, ये प्लेटफॉर्म पोर्टल का, जिन युवाओं को ना लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, उनके लिए ये चीज़ सही है। लेकिन कुछ जो है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना इसको चलो ठीक है कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो पोर्टल बना लेते हैं, कर रहे हैं। लेकिन ये अपवाद तो हमेशा सभी लाइन में रहता है। फिर भी अभी भी पोर्टल मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार भी हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए, और जो अच्छी बात है समाज के लिए भी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि लिखने का शौक बचपन से था आपको, कुछ ना कुछ लिखते रहे हैं, और मैंने भी देखा है कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। मैंने कई कविताएं आपकी पढ़ी हैं और कुछ कविताएं तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो हम चाहेंगे कि जो साहित्य से आपका लगा हुआ, किसी से प्रेरणा मिली आपको, या लिखने का शौक कब से जगा आपके मन में, और अब तक जो आपने लिखा है कुछ हमारे दर्शकों से जरूर सुनाएं। जी लिखने का शौक अगर आप जब तक आप पढ़ोगे ना तब तक कोई शौक नहीं आएगा। जब आप पढ़ोगे नई नई चीज़ें आपको सोचने का मौका मिलेगा, है ना। जब आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो बस यही मतलब कविताएं, काव्य, उपन्यास ये सब पढ़ते पढ़ते जो है थोड़ा बहुत मन किया कि चलो खुद भी लिखते हैं। तो उसी दौरान छोटा छोटा 1 लाइनर 2 लाइनर मैं लिखते रहता हूँ। और कई बार मैं ना आर्टिकल जो है अपनी कहानी को ना अच्छे तरीके से लिखता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक पोएट हूँ या फिर मैं एक राइटर हूँ, बस मेरे मन में जो आता है उसको मैं शब्दों के रूप में पिरो देता हूँ, है ना। जैसे कि आपने बोला एक तो ये किसी से प्रेरणा मिली थी या ऐसे ही? नहीं, मतलब प्रेरणा वही पढ़ते पढ़ते हो गई कि चलो मतलब किसी का लिखा हुआ देख के। आपने एक बेगूसराय पर कविता भी लिखा था। हाँ, बेगूसराय पे लिखा था, मैं अभी सुनाता हूँ। वो भी था मतलब, और एक कभी आपका एक कॉलेज लाइफ वाला कविता काफी अच्छा लग रहा है। कॉलेज लाइफ वाला है। और एक बात मैं बता देता हूँ, राइटर जो भी होते हैं, जो भी लेखक होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपने एक्सपीरियंस को ही शेयर करते हैं। वो आसपास की चीज़ों को भी मतलब देखते हैं। उनका नज़रिया जो है देखने का दूसरे इंसान से अलग होता है। एक राइटर हमेशा एक अलग नज़रिए से सोचता है, तो उस नज़रिए से भी राइटर लिखते हैं। उसको उस शब्द को जो है कॉपी में या फिर मोबाइल में जो लिखते हैं वो दूसरे का नज़रिया भी हो सकता है। अभी सुनाते हैं हम आपको। मैंने जो लिखा था शीर्षक है जीडी कॉलेज का एक कमज़ोर विद्यार्थी। हालांकि मैं पोइट तो नहीं हूँ, लेकिन लिखा हुआ अभी बोल के आपको सुनाता हूँ। मैं पढ़ता था दिन भर पर नंबर कम आते थे। मैं पढ़ता था दिन भर पर नंबर कम आते थे, जबकि सारा क्लास टाइम से हम भी करने जाते थे। प्रोफेसर की हर बात कॉपी में लिख लेते थे। प्रोफेसर की हर बात कॉपी में लिख लेते थे, बार बार उसको पढ़कर अच्छे से सीख लेते थे। लड़कियों को देखने का मन तो मेरा भी करता था। लड़कियों को देखने का मन तो मेरा भी करता था, पर फेल हो जाने के ख्याल से दिल मेरा बहुत डरता था। कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों किताबों में डूबा रहता था। कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों किताबों में डूबा रहता था। पास कर पाऊंगा ना, बस यही सोचता रहता था। कॉन्फिडेंस बहुत लो था मेरा। कॉन्फिडेंस बहुत लो था मेरा। हमेशा डर ही लगता था। कभी कभी तो पूरी रात में जगा हुआ ही रहता था। अपनी भावनाओं को किसी से नहीं कहता था। अपनी भावनाओं को किसी से नहीं कहता था। जीडी कॉलेज के साइंस गैलरी में एकांत होकर बस यूं ही बैठा रहता था। जीडी कॉलेज के साइंस गैलरी में बस एकांत होकर यूं ही बैठा रहता था। बीएससी की एक लड़की भी लाइब्रेरी पढ़ने आती थी। बीएससी की एक लड़की भी लाइब्रेरी पढ़ने आती थी। मेरी तरह वो भी पूरा समय वहीं बिताती थी। किताबों में खोए खोए कभी हमारी नज़रें टकरा जाती थी। मैं पल के थाम कर बैठता था, वो मन मन मुस्काती थी। एक दिन बस ऐसे ही सामने मेरे वो आ गई। उसकी खूबसूरत आंखें मेरी आंखों से टकरा गई। मैं सब कुछ भूल बस एक टक उसे देखता रहा। नजरें उसकी तरफ किए बस पन्ने ही पलटता गया। उस दिन तो वो एकदम सज धज कर आई थी। न कॉपी न कलम संग अपने कुछ लाई थी।
बोली आज मेरा बर्थडे है, साथ मेरे मनाओगे, मेरी कोई दोस्त नहीं है, क्या मुझे दोस्त बनाओगे। मेरा वजूद ही क्या था, मेरा वजूद ही क्या था जो उसे मैं ना कह पाता, ऐसा भी तो नहीं था कि उसे देखे बिना मैं रह पाता। हम साथ चल दिए बैटरी रिक्शे पे, हम साथ चल दिए बैटरी रिक्शे पे, वो अपने बारे में बताती गई, मैं उसे देखते हुए उसको सुनता गया, वो अपनी कहानी सुनाती गई। घंटों बीत गए, घंटों बीत गए, उसके साथ समय कम पड़ने लगा, उसके लिए मेरे दिल में प्यार और ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं अब हर दिन टाउनशिप उससे मिलने जाने लगा, मैं अब हर दिन टाउनशिप उससे मिलने जाने लगा। चुप रहने वाला मैं एकदम उसी की तरह बतियाने लगा। पढ़ाई का डर क्या होगा, पढ़ाई से तो दूर मैं भागने लगा, उससे बातें करने के लिए पूरी रात अब मैं जागने लगा। नीरस जिंदगी में अकस्मात प्यार उमड़ आया, नीरस जिंदगी में अकस्मात प्यार उमड़ आया। और हाँ, उस साल परीक्षा में मैंने भी मस्त नंबर पाया था। क्या खूब सुना है आपने। मतलब एक समय था कि जब डर लगता था नंबर कम आने के लिए, और एक ऐसा समय आया जब बिना पढ़े ही अच्छे नंबर ले आए। बिल्कुल, प्यार में वो ताकत होती है, प्यार में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, और प्यार एक एहसास होता है। तो ये प्यारी सी कविता आपने सुनाया, कुछ और हम चाहेंगे दर्शकों से सुनाए आप, जिससे चूँकि दर्शक को भी थोड़ा सा लगे कि एक अपने ज़िले का कोई एक युवा एक बंदा है जो इस तरह से उसमें हम लोगों को कुछ सुना रहा है। जी, ये एक इम्प्रोवाइज़ किया हुआ है, ये पूरी तरह मेरा लिखा हुआ नहीं। एक दिन ऐसा ही मैं बैठा था तो बेगूसराय पे ये करना था तो मैंने कर दिया। मैं चाय लिखूं तुम हड़ताली चौक समझना, मैं चाय लिखूं तुम हड़ताली चौक समझना, मैं सुकून लिखूं तुम रमदिरी वाला गंगा किनारे समझना, मैं जीवन लिखूं तुम काली मंदिर समझना, मैं जीवन लिखूं तुम काली मंदिर समझना, मैं रात लिखूं तुम जीडी कॉलेज चौराहा समझना, मैं इश्क लिखूं तुम बेगूसराय समझना। मैं इश्क लिखूं तुम बेगूसराय समझना। वाकई जिस जिले में हम रहते हैं हमें गर्व है रामधारी सिंह दिनकर जी की इस धरती पर, और प्रोफेसर शर्मा जी की इस धरती पर। कई ऐसे विद्वान लोग यहाँ से हुए, जमंगलागढ़ यहाँ है, जमंगलागढ़ हमारे यहाँ है, नौलखा मंदिर हमारे यहाँ है, कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेषों से भरा पड़ा क्षेत्र हमारे यहाँ है, और मोक्षदायिनी माँ गंगा हमारे यहाँ है। तो हमें गर्व है अपने ज़िले पर। आपने काफ़ी प्यारा सा कविता सुनाया, अपनी रचनाएं सुनाई। आप अभी बैंक में काम कर रहे हैं, बैंकर के रूप में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि बैंक में कैसे गए आप। बैंक में मतलब मैंने कॉमर्स लिया था, और कॉमर्स से पढ़ते हुए एक ये था कि नहीं चलो ठीक है, बैंक का प्रिपरेशन करना है और बैंक के लिए ट्राई करना है। ये नहीं था कि कभी मैं बैंकर बन जाऊंगा, है ना। तो एक मतलब था कि कोविड आने के पहले मैं प्रॉपर जो है जैसे प्रिपरेशन कोई भी छात्र एक करता है उस तरह से मैं करता था, और बैंकर्स कैंप में मैंने कुछ दिन तैयारी किया है अभिषेक सर जो है उनके यहाँ। उसके बाद कोविड के समय मैं पत्रकारिता कर रहा था, तो थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई से लगाव हमेशा से इसलिए था क्योंकि मैं 12 के बाद से ही खुद का खर्च जो कह सकते हैं, मतलब पापा ऊपर से मतलब सब कुछ मिलता था, पापा सब कुछ किए हैं, परिवार वाले सब कुछ किए हैं, हमेशा ज़रूरत पड़ने पे सब कुछ, लेकिन एक ये था ना कि खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैं पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहने के लिए हमेशा 12 के बाद से ही कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट में कर दिया था। नहीं, पढ़ाते भी थे आप? पढ़ाते भी थे। क्या क्या करते हैं? चलिए, अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद आप बैंकिंग, उसके बाद वो पढ़ाई से लगाव रहा, मतलब तैयारी छोड़ने के बाद भी कोविड के समय में समाज के लिए पत्रकारिता के दौरान भी मैं ट्यूशन सुबह शाम मैं पढ़ाया करता था, तो खुद भी उस बहाने मैं 1-2 घंटा पढ़ लेता था। तो फिर कोविड के बाद 2022 में मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया था, तो एग्ज़ाम मैंने दिया ऑल इंडिया जो आईसीसी बैंक का होता है पीओ के लिए, पीओ बैच के लिए। तो मैंने वो क्वालिफाई किया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, उसको भी मैंने पास किया। उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात जहाँ तक मेरे को लगता है कि आगे कोई भी युवा हो, इंटरव्यू में सवाल ज़रूरी नहीं है कि सारा सवाल आप सही बोलो। इंटरव्यू में आप गलत अगर भी बोल रहे हो, अगर कोई सवाल आ भी नहीं रहा, उसको कुछ हद तक आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, कुछ तो उसमें ऐड करके बोल ही सकते हो, उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। मतलब इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। बस आपका कॉन्फिडेंस, जरूरी नहीं है कि 5 अगर सवाल कोई पूछ रहा है तो 5 सवाल सही हो, 5 में से अगर 3 भी आपको आता है, 2 गलत भी आप बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं उसमें, तो
आपका आई कांटेक्ट ना उसके साथ होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पत्रकारिता के देन थी कि मेरे अंदर कूट कूट के भरा था। अगर मैं कुछ गलत भी बोला होगा, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत बोला था इंटरव्यू में, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि एक दो सवाल ना थोड़ा तो इधर आपको उधर नहीं आ हो रहे गया थे। था। हाँ, तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस दिखा था। शायद मुझे लगता है कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस उनको दिखाया था। और उसी चाहिए क्या कारण थी, मैं बस यही तो चाहिए हाँ, था। यही चाहिए था। और फाइनल सिलेक्शन इसी कारण मेरा हो पाया था। किस में सिलेक्शन हुआ आपका? आईसीसी बैंक में मैं अभी 1 साल मेरी ट्रेनिंग चली पीओ की, उसके बाद मैं डेप्ट में एज ए डेप्ट मैनेजर एनपीए डिपार्टमेंट में हूँ। और बैंक में ऐसा लगता है ना कि बाहर से एज ए कस्टमर अब बैंक जाओ ना, तो उसमें आपको लगेगा कि नहीं, बैंक में सिर्फ लोन मिलता है, पैसा जमा करते हैं, हम निकालते हैं, निकासी होता है, जमा होता है, बस। लेकिन बैंक में जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सारा डिपार्टमेंट है बैंक में। मतलब आप इतना सोच नहीं सकते उतना डिपार्टमेंट है बैंक में। हर दूसरा काम के लिए दूसरा डिपार्टमेंट है। उसी तरह मेरा अलग डिपार्टमेंट, मैं ब्रांच बैंकिंग में नहीं हूँ। और मेरे अंदर अभी पंजाब के साथ साथ जेएनके भी है, तो 2 स्टेट का मैं काम देख रहा हूँ एज ए डेप्ट मैनेजर। बहुत अच्छा लगा, आप दो स्टेट के काम देख रहे हैं। और मैं अभी भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर काफ़ी आप घूम रहे हैं, तो ये दोनों साथ साथ कैसे चल रहा है? कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे करीबी हैं, वो बोलते भी हैं भाई तू मतलब सब बैंक कुछ में कैसे कर लेता हम है? खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी आप बैंक में हैं या घूम ही रहे हैं आप। कई लोग जो मतलब बिलीव नहीं कर पाते कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, है ना। शायद कहीं ना कहीं मुझे भी बिलीव नहीं होता है कई बार कि मैं बैंक में हूँ। अभी अंकित पहाड़ पर चल रहे हैं, फिर मालूम चला कि बैंक में अंकित को देख देर के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, ये सब का शौक शुरुआत से ही रहा, जैसा कि मैंने चर्चा भी किया था। और ऐसा नहीं कि बेगूसराय में ये सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को जागरूक करने का ना एक बेहतर जरिया हो सकता है, बेहतर तरीका हो सकता है कि आप युवाओं को जागरूक करें। जो 18 से 25 वर्ष के युवा हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब मैं देखता हूँ बेगूसराय में भी और बेगूसराय के बाहर भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं। वो मतलब अपने ट्रैक से वो हट जा रहे हैं। कई नशा के रूप में हो जाता है, कहीं मतलब समझ नहीं होता, गलत संगत में इधर उधर करने लग पड़ता है। तो वैसा कभी होना तो इंसान को ना घूमना चाहिए, है ना। घूमने के साथ साथ ना नज़र के साथ साथ आपका नज़रिया भी बदलता है। आप नई नई जगह पे जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर को समझते हैं। उनके कल्चर, यही तो अपना इंडिया है, डाइवर्सिटी है अपने इंडिया में। हर जगह का कल्चर अलग अलग है, फिर भी हम एक हैं, है ना। अनेक होके भी एक है। तो हर जगह आप जाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, आपके नज़र के साथ साथ आपका नज़रिया भी बदलता है। और बेगूसराय में ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, अभिषेक रॉय जी हैं, शायद आप सोशल मीडिया पे जानते होंगे उनको। अभिषेक रॉय जी इसी घूमने ट्रैवलिंग में ही उन्होंने पढ़ाई भी किया है, एमबीए भी किया है। और अभी वो लगभग इंडिया के सारे स्टेट घूम चुके हैं। लेकिन उनका है ना कि वो मतलब राइडिंग ज़्यादा करते हैं ना। और उन्होंने भी हाइकिंग, ट्रैकिंग भी किया है, लेकिन वो ज़्यादातर राइडिंग करते हैं, तो वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे जयमंगला वाहिनी के शुभचिंतक सहयोगी हैं बड़े भैया गोपाल जी बाघा वाले, वो भी बहुत जगह घूमते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हैं, है ना, बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा कर रहे हैं। काफ़ी घूमते हैं, मज़ा भी आता होगा, लेकिन कई बार काफ़ी चैलेंज भी आता होगा। तो कुछ चैलेंजिंग जो आपने फेस किया है ट्रैवलिंग के दौरान या हैकिंग के दौरान या ट्रैकिंग के दौरान, तो जो यादगार है, ऐसा तो हर चीज़ आपके लिए यादगार है, लेकिन जिसने झकझोर दिया हो या डर पैदा कर दिया हो मन में, या लगा हो कि अब क्या करें? मुझे लगता है, पता है, आपको अगर लाइफ में एडवेंचर चाहिए ना, तो आप कहीं भी कोई प्लान किए मत जाओ, है ना। कल सैटरडे है, कल वीकेंड है, अगर आज आपका मन करे ना, तो अचानक से आप प्लान करो और चले जाओ। प्लान किया हुआ चीज़ में ना आपको एडवेंचर नहीं मिलेगा। और जैसा आप बोले शेयर करने के लिए, मैं दिसंबर में तिनुन ट्रैक पे गया था। ये धर्मशाला हिमाचल में पड़ता है। धर्मशाला से 7 किलोमीटर ऊपर मैक्लोडगंज है। मैक्लोडगंज से इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वहाँ से मैं ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया था लगभग दोपहर में, है ना। लोग सुबह में ही चलते हैं, मैं दोपहर में स्टार्ट किया था। और 5 बजे के बाद आप जानते हैं पहाड़ों पे कोई लाइट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो 5 बजे के बाद अंधेरा हो गया पूरा, कोई इंसान नहीं। मैं था, मेरे साथ एक, आप कहीं भी जाओगे एक कुत्ता के रूप में आपको एक दोस्त मिल जाएगा, पहाड़ी कुत्ता जो होता है, उसका नाम भी मैंने गुल्लू रख दिया था। तो एक वो था मेरे साथ, मेरा एक कजन था और हम 3 थे।
कोई दूर दूर तक कोई नहीं, कितना भी आप चिल्लाओ आपका आवाज़ वापस आ जाएगा, है ना। उस तरह से रात में मैंने ट्रैकिंग किया और मेरे साथ जो था वो हल्का सा मतलब कह सकते हैं बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन अनकॉन्शियस हो गया था वो। तो एक थोड़ा सा पानी था, उसको पिलाया, किसी तरह हम लोग ऊपर जा पाए। और पता है उस बीच में जानवर का आवाज़, उस ट्रैकिंग में उस पहाड़ पे भालू और जो है तेंदुआ ये भरे पड़े हैं, उन लोग का आवाज़ आ रहा है। मेरे पास बस एक डंटा था, एक डॉगी था, एक कजन था मेरे साथ। बस इस तरह से मतलब आप समझ नहीं सकते वो एक्सपीरियंस क्या रहा होगा। वो लाइफ टाइम जो है याद रखने वाला वो एडवेंचरस और रिस्की एक्सपीरियंस रहा था। जब ऊपर मैं गया, ऊपर पहुंचने के बाद किसी तरह फ़ोन के लाइट जला के मैंने ब्लॉग भी बनाया था, है ना, कुछ नहीं दिख रहा है। जबकि वो कुत्ता जो मेरे साथ था, एक कह सकते हैं वो मतलब महादेव का भेजा हुआ दूत कह सकते हैं उसको, है ना, वो बस साथ नहीं छोड़ा। इंसान का साथ छोड़ देता है। अंधेरा पड़ने पे वो कुत्ता मेरे साथ था और ऊपर तक गया वो। ट्रैकिंग जब मैं ऊपर पहुंचा तो ऊपर पहले से मतलब 2-4 लोग जो अंधेरा होने से पहले चले गए थे। और वहाँ पे जब मैं टेंट में रुका था, छोटा सा टेंट जो होता है ट्रैवलर लोग के लिए, हाइकिंग जो करते हैं वो साथ में लेके चलते हैं, तो टेंट में मैं रुका था। और टेम्परेचर दिसंबर था, ठंड आ ही रही थी, तो टेम्परेचर एकदम लो चला गया था। रात भर मुझे नींद नहीं हुई, मतलब सुबह तक मेरा पैर ना सीधा नहीं हो रहा था। एक तो रात में ट्रैकिंग करने के बाद, तो वो एक थोड़ा सा कह सकते हैं रिस्की एक्सपीरियंस था। और दूसरा ये एक तो हो गया तिरुंड वाला। दूसरा लास्ट मंथ मैंने फरवरी में किया था, सेकेंड वीक में मैं गया था डैनकुन ट्रैक, जहाँ से महादेव का जो मणि महेश है, हिमालय पर्वत जो है दिखता है वहाँ से एकदम टॉप। वहाँ पे पहुँच के लगा कि नहीं मैं महादेव से मिल लिया, है ना। तो वो मैंने स्नो पे ट्रैकिंग किया था। वो एडवेंचर और इसकी इसलिए था क्योंकि मैं सोच के नहीं गया था कि मैं ट्रैकिंग करूँगा। मैं डलहौजी गया था, डलहौजी का नाम सुने होंगे आप, है ना। डलहौजी वो भी पठानकोट से बहुत लगभग, खूबसूरत जगह है। हाँ, लगभग 125 किलोमीटर दूर है। और पहाड़ों में 100 किलोमीटर मतलब आप समझ लो इधर का 200 किलोमीटर, है ना, ऐसा सिचुएशन रहता है उधर का। तो मैं जब वहाँ पे गया डैनकुंड में, डलहौजी से आगे 15 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ पे मैंने सोचा था बस ऐसे ही दर्शन हो जाएगी। वो पहाड़ी देवी है वहाँ पे एक, ट्रैकिंग करने के बाद। तो मैं सोचा था बस ऐसे ही घूमते घूमते बर्फ उर्फ देखते हुए वापस लौट जाएंगे। लेकिन मैंने जब चलना स्टार्ट किया, मैंने जूता भी नहीं लिया, स्पोर्ट्स वाला शूज़ था मेरे पास, और मैंने कोई डंडा उंडा भी नहीं लिया था, है ना, ट्रैकिंग के लिए। और कुछ भी नहीं था मेरे पास। एक जैकेट था कि चलो ठंड नहीं लगेगी, और पावर बैंक, फ़ोन उन चार्ज करने सब कुछ गाड़ी में मैंने छोड़ दिया था, बैग वूग। जब मैंने ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया बर्फ़ में, मैंने ब्लॉग भी डाला है उसका, तो मेरे साथ ना लगभग 50 लोग थे। 2 तो मेरे साथ ही था, 2 लड़का, एक रोहित जी थे, एक कलीग थे वहाँ के, 2 लड़के तो मेरे साथ ही थे। बाकी 50 जन जो है आसपास जो घूमने के लिए निकले थे वो चले थे। लेकिन ऊपर जाने के बाद लगभग 15 किलोमीटर कह सकते हैं बर्फ़ में ट्रैकिंग, स्नो में, कितना हार्ड था वो, मतलब मैं ही जानता हूँ, है ना। वो जूता धंसना, फिर निकलना नहीं, फिसल जाना, गिर जाना, सब कुछ हुआ उस ट्रैकिंग में। तो किसी तरह मतलब ऊपर तक मैं जब पहुंचा तो वो दृश्य मतलब मनमोहक कह सकते हैं, मतलब वैसा मैंने आज से पहले नहीं दे सके। लोग कहते हैं कि कश्मीर में, जम्मू भी मैं गया, हालांकि जम्मू भी मैं जा चुका हूँ, उधर तो मेरा एरिया ही काम करने का, लेकिन लोग कहते हैं ना कश्मीर में, इधर उधर मनाली में, लेकिन डलहौजी का वो डैनकुन ट्रैक जो है ना, मतलब वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक रहा है मेरे लिए। और वो एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब रोचक था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। वहाँ जाने के बाद जो पहाड़ों वाली माता है उनका दर्शन हुआ, वो पूरा बर्फ से मंदिर घिरा हुआ था। अंकित जी, अभी आपने बताया कि आपने कैलाश पर्वत का दर्शन किया, पहाड़ों पे चढ़े, बर्फ पर चढ़े, गिरे, काफी डर, सुन करके डर लग जाता है, आपको भी डर लगता होगा, लेकिन इसको सोच कर परिवार क्या सोचता है आपके बारे में? परिवार मना नहीं करता आपको? परिवार बेशक मना करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे ज़्यादा रिस्क ना हो, घूमो, तुम्हारा शौक है तो। लेकिन वही है ना कि अगर घूमेंगे नहीं तो 10 साल बाद किस्सा सुनाने के लिए क्या बचेगा। तो लाइफ में कुछ ना कुछ एडवेंचरस होना चाहिए। कई बार ये रिस्की हो जाता है, तो आगे से मैं ध्यान रखता हूँ कि ना करूँ, लेकिन फिर भी दिल तो बच्चा है जी, मतलब एक जुनून है, वो खींचता हुआ ले जाता है। मैंने दादी को बताया था अभी लास्ट टाइम, अभी बर्फ़ वाली जब मैं बात कर रहा था,
तो मैं ट्रैकिंग करते करते, वो जूता मेरा स्पोर्ट्स वाला ही था, बर्फ़ में वो चलता नहीं है, हालांकि मैं रिस्क लेके उसी से चला गया, तो फिसल गया था मैं। और बर्फ़ की पहाड़ी 1000 फीट नीचे, आप समझ सकते हो। तो अभी अब वो पब्लिकली बताना थोड़ा सा वो भी लग रहा है, लेकिन इतना आप समझ लो कि हुआ कुछ नहीं, थोड़ा सा पाँव में चोट लगा और किसी तरह मैं बच गया था। काफ़ी डर लग रहा होगा उस समय। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप घूमते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, हैकिंग करते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब सुन करके भी, और नई चीज़ों को लोग तक पहुंचाते हैं, ये अच्छी चीज़ है। जहां लोग जैसे कैलाश पर्वत को लोग दूर से देखते या जानते नहीं, तो उनको आप अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक दिखाते पहुंचाते हैं, बहुत बड़ी बात है, जानकारियाँ होती हैं। लेकिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। हम चाहेंगे थोड़ा सा अपने आप को देखते हुए और नई नई चीज़ों को लोग तक पहुँचाएँ। देखिए, बैंक में आप काम कर रहे हैं, तो बैंकिंग में जो अपना करियर बनाना चाहते होंगे जो युवा, उन युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, कैसे वो सफल हो? बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर, पहली बात तो ये कुछ युवाओं के मन में रहता है कि जो कॉमर्स लेके पढ़ता है ना वही बैंक में जाता है, कुछ 1-2% के युवाओं के मन में रहता है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से आप कर रहे हो तो बैंक में आप जा सकते हो। बैंक का प्रिपरेशन के लिए 2-3 साल नहीं चाहिए। अगर आप 6 महीना भी कर लो अच्छे से आप मन लगा के, ज़्यादा नहीं, 6-6 घंटा भी आप रोज़ सेट मारो, पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, बैंकिंग मैथ पढ़ो, जो भी स्ट्रीम का है वो, तो उसमें आप पास कर जाओगे। गवर्नमेंट बैंक में भी आपका जॉब हो जाएगा। लेकिन इसमें कई है ना कि कई युवा ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट में ही होगा मेरा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस सोच से आपको बचनी चाहिए, क्योंकि बैंक जो भी है आरबीआई के अंडर ही काम करते हैं। मैं जिस बैंक में हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, टॉप 3 में हमेशा ही रहता है ना। तो आप जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट बैंक में, नेशनलाइज बैंक में आप नहीं जा पाओ तो प्राइवेट में नहीं जाओ। प्राइवेट में भी आप ग्रेजुएशन की साइट, उसके साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो और आप अपॉर्चुनिटी जो है ग्रैब कर सकते हो। किन जो पे खासा ध्यान दें जैसे तैयारी के लिए? तैयारी के लिए वही है कि आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और अगर आप पढ़ रहे हो, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है, जो पढ़ना चाहिए वो बस आप पढ़ लो, वो हो जाता है जॉब। बाकी आज जो मुझे जानते हैं युवा, जो छोटे भाई हैं, वो पूछते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो मैं बताता रहता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कोई भी दर्शक में से भी कोई अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहे कि आईसीआईसी बैंक में या प्राइवेट बैंक में भी अगर कैसे आया जाए, तो मैं उनको बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अंकित जी, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपनी सफलता के पीछे जिनको आज यहाँ से याद करना चाहेंगे, यानी किनके सपोर्ट की बदौलत आप आगे बढ़े, उनको थोड़ा याद करें आज। घर में बोला जाए तो मेरी दादी हमेशा कहती थी और अभी भी कहती है कि तुम लोग अच्छा कर जाओगे, बस यही चाहिए, है ना। जो तुम्हारे दादाजी नहीं कर पाए, जो पिताजी नहीं, हालांकि उन्होंने अपने लेवल तक बहुत कुछ किए हैं और जो मैं हूँ उन्हीं के वजह से हूँ। लेकिन एक दादी का हमेशा ये रहता था कि नहीं, तुम कुछ ना कुछ करो, कुछ अलग लीग से हट के करो, है ना। वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करूँ और करता रहूँ। उम्मीद है कि आगे मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूँगा। तो अपनी सफलता के पीछे अपने जो शुभचिंतक जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, हर वो इंसान जो कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं कि पढ़ाई के क्षेत्र में, हर वो इंसान से मैं इंस्पायर हूँ जिससे मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ, चाहे वो 2 लाइन भी, वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। मैं हर किसी इंसान से ना कुछ सीखते रहता हूँ, क्या पता कुछ अनोखा चीज़ सीखने को मिल जाए। अपने करीब सबसे ज़्यादा किसे मानते हैं आप? अपनी करीबी, मतलब जिसको खुद के बहुत करीब पाते हैं आप? बेशक अपने फैमिली को ही मैं मानूंगा, और फैमिली के बाद जो करीबी है मेरे लिए, मेरे दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं बेगूसराय से बाहर रह के हर एक 2-3 महीना में मैं बेगूसराय के लिए लंबा लंबा लेख भी लिखता हूँ। वो दर्शाता है कि मैं कितना मिस कर रहा हूँ, वो शब्दों में मैं बयां करता हूँ हर चीज़ को, हर उस लम्हे को जो मैं पाना चाहता हूँ, वो चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे दोस्त के साथ हो, हर किसी के साथ हो। तो ये चलते रहता है। और वहाँ पे भी जाके मैं कोशिश करता हूँ, जो अपने लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर भी मुझे मिले पठानकोट में, तो मैं ज़रूरी नहीं कि उनके साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, नहीं करता हूँ। मैं हर वीक, जैसे मैं कभी गुरदासपुर में रहा जहाँ मेरी सिटिंग है, जब मैं किसी वीक संडे को वहाँ पे रहता हूँ, जब कहीं घूमने नहीं जा पाता हूँ, तो उन लोग को कॉल करता हूँ। कई कभार उनके साथ बैठने का मौका मिल गया, मतलब अपनी भाषा में, बेगूसराय के भी वहाँ पे लोग मिले मुझे, समस्तीपुर के, अपनी भाषा में बात करने का मौका मिला, तो वो एक सुकून देता है मुझे। कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि उनका हेल्प कर सकूँ।
काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं आप, काफ़ी समाज से जुड़े रहे हैं, रक्तवीर के रूप में आपकी पहचान है। तो कुछ अपने सामाजिक कार्यों के बारे में बताएं और इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? सामाजिक कार्य हमेशा से लगता था कुछ ना कुछ करूं, दूसरों के लिए नहीं, खुद के सुकून के लिए। कहीं ना कहीं आप किसी की हेल्प करते हैं, आप चाहे वो रक्तवीर बन के कीजिए, चाहे दूसरा कुछ काम करके करें। लोगों की मदद करना जरूरी नहीं आप पैसे से ही मदद करें, उसकी कोई भी नीड हो, अगर आप अपने तरीके से अपने जरिए अगर आप फुलफिल कर रहे हैं किसी की नीड को, है ना, तो रात में आपको अच्छा नींद आता है, सुकून भरी नींद आती है रात में। तो यही एक जुनून था कि कुछ ना कुछ करते रहे समाज में लोगों के लिए, कि कहीं ना कहीं आप नहीं भी रहे तो पीठ पीछे लोग आपके बारे में अच्छी बातें करें, जो आपने किया उसकी सराहना करें। और सराहना अच्छा लगता है, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसके बारे में चर्चा अगर होता है तो आपको अच्छा लगता है। तो इसमें सबसे बड़ा बात हाथ जो है रक्तवीर के रूप में जो है जयमंगला वाहिनी का रहा। जयमंगला वाहिनी के माध्यम से मैंने पहली बार रक्तदान किया और अभी तक मैं 6 बार रक्तदान कर चुका हूँ, है ना। अपने जन्मदिन के मौके पे, दूसरे मौक़ों पे भी मैं रक्तदान करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि वो भी करें। मेरे कई सारे दोस्त जो रक्तदान नहीं करते थे, आज के दिन में वो भी रक्तदान करने लग पड़े हैं, है ना। कई लोग तो मुझे कॉल करके बोलते हैं भाई रक्तदान करना है मुझे, मैं बेगूसराय से बाहर हूँ या कहीं बाहर हूँ, कहाँ करूँ? तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि चलो यार यहाँ पे कर दो, किसी ज़रूरतमंद को रक्त दे दो, है ना। तो रक्तदान करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी के जीवन के लिए आप कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग तरह का एक सुकून मिलता है। और जयमंगला वाहिनी में मैं अभी भी हूँ, और जब मैं एक्टिव था, अभी भी एक्टिव ही हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा कार्यशैली की वजह से वो नहीं हो पाता है। लेकिन जब मैं था तो एक मीडिया प्रभारी के रूप में भी मैं जयमंगला वाहिनी में एक सदस्य के रूप में था, कि जब मैं मीडिया प्रभारी था और उस समय लोगों को मैंने इन्फ्लुएंस किया कि चलो रक्तदान करो। रक्तदान के अलावा भी जयमंगला वाहिनी बहुत से सामाजिक कामों में है, तो उसके जरिए भी सामाजिक काम मैंने बहुत सारा किया। बहुत आभार अंकित आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। चलते चलते हम चाहेंगे, चूँकि आप एक ऐसे युवा हैं जो लगातार समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं हर नेक कार्य के लिए, और साथ ही साथ आपने बताया कि नज़ारे से नज़रिया बदलता है जी, नज़र से नज़रिया बनता है। तो जो आपकी खूबसूरती है, जो आप लोगों को दिखाते हैं, उन चीज़ों को लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जो युवा हमारे यहाँ से देख पा रहे, क्योंकि भारत एक युवा देश है और युवा में काफ़ी संभावना है, काफ़ी ऊर्जा है, बस ज़रूरत है कि उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास का। तो उन युवाओं से, जैसे कि आपने आपने अपने जुनून को पहचाना, आपने अपने हुनर को पहचाना, और आप दिल से खुश हैं, आज जो भी कर रहे हैं सफल हैं आप। तो जो युवा यहाँ से आपको देख पा रहे हैं, उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे चलते चलते यहाँ से? उन युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आपका जो मन है वो करो। एज ए प्रोफेशन आप कुछ भी करो, लेकिन अपने हॉबी को कभी मत मारना, क्योंकि एक वही है जो हमें जिंदा रखती है। अंकित सांडिल्या आज अंकित सांडिल्या इसलिए है क्योंकि अंकित सांडिल्या ने अपने हॉबी को जिंदा रखा है। अगर अंकित सांडिल्या सिर्फ बैंकर बन के रह जाता तो अंकित सांडिल्या हमेशा आपको ना फॉर्मल में ही दिखता। मैं बहुत कम फॉर्मल में, वो एक मेरा प्रोफेसर बैंकिंग में एक अलग है। वो जब मैं बैंकर होता हूँ तब मैं बैंकर होता हूँ, जब मैं बैंकिंग का टाइम खत्म उस समय मैं अंकित सांडिल्या होता हूँ। तो वो एक जुनून जो है अपने अंदर हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और रही बात घूमने की, तो मैं नॉर्थ घुमा हूँ, साउथ अभी नहीं घुमा हूँ, नॉर्थ इंडिया मैंने घूमा है। नॉर्थ इंडिया में घूमना बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है कि घूमने में बहुत सारा खर्च हो जाता है, बहुत सारा रुपया लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कम खर्च में, आप अपने पॉकेट खर्च से इंडिया घूम सकते हो, है ना। आप अगर नॉर्थ में घूमो कहीं भी तो आपको फ्री का खाना रोज मिलेगा। आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, हर दिन लंगर कहीं ना कहीं लगा रहता है। आप फ्री में रह सकते हो, फ्री में घूम सकते हो। घूमना बहुत आसान है ना। और घूमने के साथ साथ आप डाइवर्सिटी आपका चेंज होता है, आप कल्चर, अलग अलग कल्चर से मिलते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो। आपका नज़र के साथ साथ आपका नज़रिया भी बदलता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि नज़र के साथ साथ नज़रिया भी बदलता है।
रहने से। इसलिए जो आपका हॉबी है, अगर घूमना हॉबी है तो ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल जितना ज़्यादा आप ट्रैवल कीजिए, आपसे अगर 2 लोग भी इन्फ्लुएंस होके, वो भी आपसे इन्फ्लुएंस होके ट्रैवल करना सीख गए, वो घूमना सीख गए, अगर उनका नज़रिया बदल गया तो आपका घूमना सफल हो जाएगा। चलिए अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हमारे साथ टॉक शो में हमारे साथ बातचीत की और अपने कुछ यादगार लम्हों को, कुछ अनछुए पहलुओं को हमारे साथ साझा किया। पूरा थैंक्स आपका। हम चाहेंगे आगे भी हमारे साथ आपकी बातचीत होती रहे, आप हमेशा खुश रहें और लोगों को नई नई चीजें दिखाते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि अगली बार जब भी मैं बेगूसराय आऊँगा तो फिर से गौरव जी से मिलने का मौका मिलेगा। क्या पता उस समय और भी कुछ नया चीज़ मैं सीख लूँ और आप लोग के बीच में लाऊं। जैसा कि लोग बोलते हैं तुम सब कुछ करता है, तो उम्मीद है सब कुछ कर लेने का एक जुनून है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सब कुछ कर लूँ। आप थोड़ा थोड़ा ही सही सब कुछ करते रहिए, जुनून को जिए। हम काफी अच्छा लगा। तो सुना आपने अंकित सांडिल्या जी को, एक बैंकर के रूप में, एक ब्लॉगर के रूप में, एक ट्रेवल इन्फ्लुएंसर के रूप में इनका एक पहचान है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और दिल की भाषा को दिल तक पहुंचाते रहते हैं। काफ़ी अच्छा और बेगूसराय से इनका काफ़ी जुड़ाव है। आज हमने इनसे बात की और ख़ास बात ये कि जब आप इनके ब्लॉग से जुड़ेंगे, जब इनके सोशल पेज से जुड़ेंगे तो आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। वो चीज़ें, वो खूबसूरती, उन नज़ारों को आप अपने नज़र से देख पाएंगे जिसके बारे में आप सिर्फ सोच पाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसी कड़ी में मैंने आज इन्हें बुलाया अपने टॉक शो खास प्रोग्राम केमिस्ट्रो के साथ इन्होंने साझा की। मुझे लगता है कि इनका ये प्रोग्राम को बहुत पसंद आएगा। हम चाहेंगे इनके ये प्रोग्राम को आप देखें, शेयर करें और इनकी एक बात जरूर याद रखें कि जो अपना हॉबी है, जो आपका जुनून है, उसको जीना सीखिए ताकि दिल में आपको कोई मलाल ना हो, कसक ना हो। जैसे ये खुश है, लेकिन इन्होंने कहा कि इसके लिए बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको अपनी पहचान होनी चाहिए। तो हमें लगता है युवाओं की सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है आत्मविश्वास। जिस दिन आपने अपने को पहचान लिया, आप उस दिन सफल हो गए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, केवल शिवम के साथ। मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।